हेलो फ्रेंड्स, 11वीं क्लास के आज हम इकोनॉमिक्स को कवर करने जा रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, उसके बाद हम बात करेंगे आज के जो टॉपिक है उसमें इंट्रोडक्शन टॉपिक, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हिंदी में से कहते हैं घरेलू प्रबंधन, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्कर्स रिसोर्सेज। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जल संसाधन का प्रबंधन। अब मान लीजिए, इसको हम समझते हैं कि दुर्लभ संसाधन का प्रबंधन, इसको हम समझते हैं मनी से। तो अगर आपके पिताजी की सैलरी है 50,000 रुपीज़, ठीक है, तो आप किस तरीके से इसे, क्योंकि मंथली सैलरी है तो आप इसे मंथली किस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है, उसको कहते हैं आपका प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट। किस तरीके से आप उसका करने वाले हो। अब यह होता है आपका घरेलू प्रबंधन। भी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि घर में आपके कितना पैसा आने वाला है वो आपके हो गया, ठीक है, कितना आने वाला है, ठीक है, और वो आप कितना एक्सपोर्ट करने वाले हो, इनपुट कितना होने वाला है और आप उसे कितना एक्सपोर्ट करने वाले हो, ठीक है। इस तरीके से हम इसे समझेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, अब पहले आपकी बुक में जाऊँगा, लेकिन बुक में जाने से पहले, अभी मैं आपको बुक से भी समझाऊँगा, लेकिन बुक में जाने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके जो डाउट होंगे उस समय वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स गुड्स की बात करेंगे, वो क्या होते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? हमारे आर्थिक वस्तुएं, ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स, जिसमें हम, इनका आर्थिक क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें आते हैं हमारे सन और एयर, ठीक है, जिसको हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसमें हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, जो होती हैं सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक गतिविधियाँ नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप समाज के लिए कोई सा भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, ठीक है, तो उसका आपको पैसा नहीं मिल रहा है और ना आप उसके पैसे के लिए कर रहे हो, तो वो हो जाता है एक नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसका आर्थिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। पेरेंटल एक्टिविटीज़, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों की जो केयर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, प्यार करते हैं, उसका उन्हें पैसा नहीं मिलता है, तो वो हो जाती है पेरेंटल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो है रिलीजियस एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है? धार्मिक गतिविधियाँ। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे गुरुद्वारा में लोग क्या करते हैं, लोग खाना खिलाते हैं, ठीक है, और कई तरीके के वहाँ पे उसमें काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन एक्टिविटीज़, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। और यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ की। तो इसमें क्या आते हैं? 5 चीज़ें जिसको हम एकदम याद रखना है हमें। ये होती हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 चीज़ें क्या होती हैं? ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है, और इन्हीं पे ही हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो रन करती है, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द। इसे हिंदी में बोलेंगे उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय और विभाजन। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, मतलब प्रोडक्शन करना किसी भी चीज़ का, इन द सेंस मान लीजिए हमारे पास एक खेत है, उसमें हम गेहूँ का उत्पादन कर रहे हैं या फिर किसी अन्य चीज़ का, तो वो हो गया हमारा प्रोडक्शन। और उपभोग मतलब कंजप्शन, किसी भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं, ठीक है। निवेश, यहाँ पे निवेश, इन्वेस्टमेंट से तात्पर्य है कि हम कहीं पे अपना पैसा लगा रहे हैं और किसी मशीन को हम खरीद रहे हैं, ठीक है, जिससे हम अपना जो फॉर्म है उसमें काम करवाएंगे, ठीक है, उत्पादन के लिए। और यहाँ पे एक्सचेंज, विनिमय, इसका मतलब है लेन देन से। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है विभाजन। विभाजन का जो मतलब होता है, ये होता है कि हम किस तरीके से अपने जो मनी है उसको डिवाइड कर रहे हैं हर उसमें, मतलब किसी चीज़ में हम कितना लगा रहे हैं, दूसरी चीज़ में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसे इस तरीके से समझेंगे। अब बुक पे चलते हैं। तो अब हम बुक से पढ़ेंगे इसे, क्योंकि कई बच्चों की इंक्वायरी होती है कि हमें नोट्स भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ तो आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि आप नोट्स यहाँ पे तुरंत ही नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स भी आपको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे दुर्लभता के बारे में। हमारी आवश्यकताएं हमेशा उपलब्ध संसाधनों से अधिक होती है, हम चाहे कितने भी धनी क्यों ना हो, उपलब्ध संसाधन हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में कभी पर्याप्त नहीं होते। अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो हमारे दुर्लभ संसाधन हैं, वो जो भी हमारे वांट्स हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ संसाधनों की दुर्लभता जीवन का एक कटु सत्य है। दुर्लभ संसाधन जो है बहुत दुर्लभ है, यह एक बहुत कड़वा सच है। यह एक सार्वभौमिक समस्या है और कोई भी इस समस्या से नहीं बच सकता है।
सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रॉब्लम, मतलब सभी इसे फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसके बारे में। वो है संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। उनका जो है हम प्रयोग है वो वैकल्पिक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भूमि के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जैसे हम इसके प्रयोग कारखाना लगाने में अथवा मकान बनाने में कर सकते हैं। अब जो हम भूमि का प्रयोग करते हैं वो क्या कर सकते हैं हम, या तो हम उससे कारखाना लगाने के लिए कर सकते हैं या फिर मकान बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया वैकल्पिक उपयोग। अब इसी में मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए दूध है, ठीक है, तो दूध का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, या तो हम उसका घी बना सकते हैं या फिर हम उसकी दही बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर उसकी चाय बना सकते हैं, या फिर हम उसको दूध को पी सकते हैं। तो वैकल्पिक प्रयोग आते हैं उसके। ठीक है, जैसे कि हम इसका प्रयोग कारखाना लगाने और मकान बनाने में कर सकते हैं, तथा हम इसका प्रयोग फसलें उगाने में कर सकते हैं, या फिर इसका प्रयोग मैदान के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ गई कि इसने कहा कि जो संसाधन है वो केवल दुर्लभ ही नहीं है, उनके जो से वो बहुत कम ही नहीं है, उनका अभाव ही नहीं है, बल्कि उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने 2 उदाहरण दे दिए, एक जो बुक में है, एक मैंने अपनी तरफ से दे दिया। संसाधन की दुर्लभता है उसके वैकल्पिक प्रयोग, मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। संसाधनों की दुर्लभता है उसके वैकल्पिक प्रयोग के कारण हमें चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। चयन की समस्या दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग में आवंटन से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि जो दुर्लभ संसाधन है ना, उनके जो वैकल्पिक प्रयोग है उससे चयन की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। चयन की समस्या मतलब हमें चयन करना पड़ता है कि हमें, जैसे अभी उदाहरण में हमने समझा कि भूमि है, उसके हम वैकल्पिक प्रयोग हैं उसके, तो उसमें से हम चयन की समस्या का सामना करते हैं कि हम किसका चयन करें, ठीक है, और किसका ना करें। जैसे मान लीजिए हम दूध का उदाहरण लें, तो हम पनीर बनाएं उसकी, ठीक है, पनीर बना के खाएं, या फिर उसका घी बनाएं, या फिर हम दूध को पी जाएं, या फिर हम उसकी चाय बना के पिएं। तो ये हो गए वैकल्पिक प्रयोग। चयन की समस्या दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग में आवंटन से संबंधित है। अब चयन की समस्या मौलिक आर्थिक समस्या है, ठीक है, अथवा संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग में आवंटन की समस्या। यहाँ पे क्या कह रहा है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग जो हैं उसके जो उसमें आवंटन की समस्या, आवंटन मीन्स चयन की समस्या। आवंटन जो होता है उसका मतलब होता है चयन, ठीक है, तो उसके जो वैकल्पिक प्रयोग हैं, कुछ प्रयोग हैं, तो उसमें चयन की समस्या एक मौलिक आर्थिक समस्या है। अब आगे, यह एक मुख्य कारण है जिससे आर्थिक अर्थशास्त्र अध्ययन की एक विषय सामग्री के रूप में उभरा है। यह एक मुख्य कारण है जिससे अर्थशास्त्र अध्ययन की एक विषय सामग्री के रूप में उभरा है। इसी का एक कारण है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एक पॉइंट मिला है समझने के लिए, कि दुर्लभता के कारण ही हमें क्या करना पड़ता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्योंकि संसाधन जो है वो दुर्लभ है, उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण हमें कठिनाई जो आती है, ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग के कारण होने वाली कठिनाई के कारण ही हमें इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे, अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के अध्ययन तथा समाधान से इस प्रकार संबंधित है कि उपभोक्ता अपने लाभों को अधिकतम कर सके तथा संपूर्ण समाज अपने कल्याण को अधिकतम कर सके। मतलब इकोनॉमिक्स का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो लाभों को अधिक कर सकते हैं, दूसरा संपूर्ण समाज और सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात जानने के लिए मिली कि जो इंट्रोडक्शन में, कि जो संसाधन है वो दुर्लभ है, दुर्लभ संसाधन के कारण हमें चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि यहाँ पे समस्या जो हमारे सामने खड़ी होती है उसके बाद वो होती है आवंटन की समस्या। तो अगर हम इन सब समस्याओं से निपटना चाहें तो हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे परिभाषा, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स की, फिर उसको किस तरीके से हम उसका समाधान निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद पीपीसी, उसके बाद हम अवसर लागत के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अभी के लिए बाय बाय। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।